हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो नए जोश के साथ। और आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। जो स्टूडेंट्स अभी तक इस लॉकडाउन में अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू करके रखे हैं तो उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। राजस्थान में रैली भर्ती आई है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप एयरमैन की वैकेंसीज आई हैं। एयरमैन की मैंने दिखाया आपको इस वीडियो के अंदर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप रैली भर्ती आई हैं। सो आप लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मैं इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा जो इसके लिए सिलेक्शन से लेके शुरुआत से लेके जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तब से लेके और आखिर तक, फाइनल सिलेक्शन तक, फाइनल स्टेज तक, और उसके बाद भी आप लोगों की जॉब प्रोफाइल किस तरीके से होती है, क्या क्या आपको सैलरी मिलती है, कितनी आपको सैलरी मिलती है, क्या आपको अलाउंसेस मिलते हैं, वो सारी प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं आप लोगों को, सबसे पहले रिक्रूटमेंट कब से प्रोसीजर है, कितने तारीख से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फिर रिटन एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होगी, कब किस ड्यूरेशन में वो एग्ज़ाम होंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा इस एग्ज़ाम का, वो सारी चीज़ें हम लोग इन वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इंडियन एयरफोर्स में इस पोस्ट के लिए जो रैली भर्ती आई है, ओपन राजस्थान स्टेट के लिए जो रैली भर्ती आई है, जो जोधपुर एयरफोर्स बेस जो है वहाँ से निकली है, तो उसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले आप लोग इंडियन सिटीजन होने चाहिए, इंडियन और नेपलीज, ये जो हैं ये दोनों सिटीजन स्टेट ऑफ राजस्थान की सिटीजनशिप मतलब डोमिसाइल होना चाहिए। इन दोनों सिटीजन्स के पास इंडिया के अंदर स्टेट ऑफ राजस्थान की सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये एक्स ग्रुप टेक्निकल ट्रेड के लिए है, ना कि एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर को छोड़ के टेक्निकल ट्रेड में एक्स ग्रुप की जितनी भी पोस्ट आती हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। तो बच्चों एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका वो कहाँ पे होगा, जोधपुर में होगा। जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स जोधपुर राजस्थान में जो है वो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। इस एग्ज़ाम का जो भी प्रोसेस होगा वो यहाँ पे होने वाला है, फायर एयरमैन सिलेक्शन बेस जो है। अब एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को करना क्या है, इस एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से आप लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किस पे, www.airmanselection.cdac.in इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोगों को अप्लाई करना है। लेकिन कब अप्लाई करना है वो मैं बता दूंगा आपको डेट। रैली जो है एयरफोर्स की ओपन रैली भर्ती, वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रैली भर्ती ओपन रैली भर्ती होती है, वहीं पे जाके सारा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, 27 तारीख को ये पोर्टल खुलेगा www.airman selection, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस वेबसाइट को, www.airmanselection.cdac.in के ऊपर जाके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वो कब ओपन होगा, 11 बजे, 27 सितंबर 2020 को 11 बजे शुरू होगा। तो ध्यान रखें 27 तारीख को अपना टाइम जो है शेड्यूल करके रखें, क्योंकि एक ही दिन के लिए पोर्टल खुल रहा है। 27 तारीख को खुलेगा और 28 तारीख को शाम को 5 बजे दैट पोर्टल विल क्लोज। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपके पास एक दिन रहेगा। तो बच्चों ढील ना दें, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हों वो अपने प्रिपेयर करके रखें और इस पर अप्लाई करें जाके। और इस अपॉर्चुनिटी को ना खोएं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। मैं बता दूं, इससे पहले एयरफोर्स वाई ग्रुप की वैकेंसीज आई थी बहुत टाइम पहले, और आज इतने दिनों बाद आप लोगों के पास एयरमैन सिलेक्शन की वैकेंसीज का अपॉर्चुनिटी मिली है एक्स ग्रुप के लिए, तो इसको ना छोड़ें। शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा, देखो बेसिक पहले अप्लाई करने के बाद आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी तक जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें क्या होता है कि हर बच्चे को एग्ज़ाम देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपने जो अप्लाई किया है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे आप लोग। तो शॉर्ट लिस्ट किस बेसिस पे होगा, परसेंटेज के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। किसकी कितनी परसेंटेज है, टॉप जो परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबको इसमें एग्ज़ाम देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। जिन बच्चों को प्रोविज़नल एडमिट कार्ड मिलेंगे
प्रोविजनल एडमिट कार्ड वो नहीं है जो आपका फाइनल सिलेक्शन वाला है। प्रोविजनल एडमिट कार्ड मिलेंगे, उन बच्चों को ही एग्ज़ाम देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखो ये अब इसमें मैंने जो बताया कि किस डेट को ये एग्ज़ाम होगा, एक्स ग्रुप का ही एग्ज़ाम होगा, एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी उस ड्यूरेशन में, और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए गए हैं इसमें। सो मैं बता दूं आप लोगों को, 2 स्लॉट में ये एग्ज़ाम होने वाला है। कितने स्लॉट में? 2 स्लॉट में। एक तो होगा 9 अक्टूबर 2020 से 13 अक्टूबर 2020, 4 दिन ये एग्ज़ाम चलेगा, 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर। पहले दिन एक्स ग्रुप में एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी ये प्रोसेस में बता देता हूँ। पहले दिन फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा, मतलब आपका पहले फिज़िकल होगा। इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या क्या होगा मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिर आपका होगा रिटन टेस्ट, फिर आपका होगा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। ये सारा प्रोसेस आपका सिलेक्शन के लिए होगा। और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए हैं, राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक दिन में 175 बच्चे, लगभग ये एग्ज़ाम 8 दिन चलेगा और 8 दिन के अंदर 1600 से लेकर 1700 बच्चे बुलाए जाएंगे। एक दिन इसमें रिज़र्व डे भी रखा गया है। रिज़र्व डे इसलिए रखा गया है कि ये प्रोसेस अगर इन ड्यूरेशंस में कंप्लीट नहीं हो पाया तो ये रिज़र्व डे के अंदर ये कंडक्ट करवा लिया जाएगा। 15 से 19 दूसरा स्लॉट जो है सेम प्रोसेस 15 से 19 अक्टूबर तक हर दिन 175 बच्चों के अराउंड। क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए, कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि लिमिटेड बच्चों को ही बुलाया जाए पर्टिकुलर डे पे। सो आप लोगों को ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को, आप लोगों को भी पूरी सेफ्टी के साथ वहाँ पे जाना है। सेम प्रोसेस फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। 8 दिन लगभग ये चलेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेंगी इस एग्ज़ाम की डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड। सो मैं बता दूं किस ड्यूरेशन के बीच वाले स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बच्चों चेक कर लेना। 17 जनवरी 2000 से लेके 30 दिसंबर 2003 के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन बच्चों का इन डेट्स के बीच में जन्म हुआ है, 17 तारीख को भी इंक्लूड किया जाएगा और 30 दिसंबर की जो डेट है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ध्यान रखें इस ड्यूरेशन के बीच वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द डेट ऑफ बर्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आती है बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आपकी इस एग्ज़ाम के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में, लेकिन 12th में आपके पास साइंस होनी चाहिए। मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। तो 12th में आपकी 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है बच्चों, ध्यान रखना। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इससे ऐसा नहीं है कि आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ध्यान रखें। 50% मार्क्स आपके ओवरऑल होने चाहिए, 50% मार्क्स ही इंग्लिश में आने चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th में जिसके पास साइंस थी। दूसरा, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब बच्चों को भी डिप्लोमा के अंदर 50% मार्क्स लेने कंपलसरी हैं और 50 नंबर इंग्लिश में होने चाहिए। अगर डिप्लोमा में इनके पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट नहीं था, सुन लो ध्यान से, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट नहीं था तो 10th में आपके पास इंग्लिश थी, उसके अंदर 50% मार्क्स होने कंपलसरी हैं। तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 3 साल के डिग्री कोर्स में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा के अंदर, ध्यान रखना ये। अगला, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। अब इस में जोधपुर वैकेंसीज़ के लिए, जोधपुर रैली वैकेंसीज़ के लिए कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? जिसके पास राजस्थान स्टेट का डोमिसाइल हो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं डीएम से या एसडीएम से। तो जिनके पास डोमिसाइल नहीं है बच्चों, वो अपना डोमिसाइल बनवा लें, क्योंकि वहाँ पे आपकी डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट होगी। तो जिन बच्चों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो अपना ही डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने तहसीलदार से या एसडीएम से, डीएम से, जिससे भी बनता है,
याद रखें, करवा लेना ये काम पहले ज़रूरी है, और भूले नहीं एग्ज़ाम से पहले जाके मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें मेंशन करूँगा। सो वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने हैं। ध्यान रखना, जिनके फादर, दूसरा पॉइंट है, जिनके कौन अप्लाई कर सकता है, जिनके माता पिता एयरफोर्स में, राजस्थान में जितने भी एयरफोर्स के बेस हैं अगर उनमें काम कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी इस पोस्ट में, इस रैली में जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो बता दिया है, जिनके पास राजस्थान का डोमिसाइल है या जिनके पेरेंट्स, माँ बाप एयरफोर्स के राजस्थान के बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए बच्चों? पहला जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, चेस्ट आपका मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या? चेस्ट। चेस्ट का जो आपका एक्सपेंशन है वो कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। दूसरा है आपका वेट। आपका वेट प्रोपोर्शनल होना चाहिए। किसके प्रोपोर्शनल? आपकी हाइट के प्रोपोर्शनल, आपके एज के प्रोपोर्शनल में आपका वेट होना चाहिए। मैं इसको एग्जैक्टली मेंशन नहीं कर सकता था क्योंकि सबका वेट अलग अलग हो सकता है हाइट के अकॉर्डिंग। हियरिंग जो है, आपके कान प्रॉपर साफ होने चाहिए, मैं बता दूं आप लोगों को। और 6 विद डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर विद ईच ईयर सेपरेटली। हर कान का 6 मीटर का डिस्टेंस होने के बाद अलग अलग सुनाई देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर वाले कान में तुमको आवाज़ बोला गया कि इधर वाले की कान, इधर से कोई बोल रहा है, सुनाई कौन से कान से दे रहा है? इधर वाले कान से सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपको हियरिंग प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखें, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, डेंटल की प्रॉब्लम। डेंटल आपके दांत है ना साफ़ होने चाहिए, पीले नहीं होने चाहिए, साफ़ करवा के जाना, ठीक है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स मैं बता रहा हूँ आपको, मेडिकल में काम आएंगे ये। सो दांत साफ़ होने चाहिए। 14 डेंटल पॉइंट्स आपके होने चाहिए जबड़े में, इतने दांत तो होने ही चाहिए आपके। एक नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, डबल की करेंगे तो 28 हो जाएंगे। जनरल हेल्थ में मेडिकल और सर्जिकल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए बच्चों। मेडिकल और सर्जिकल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्रोनिक डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। सो इन चीज़ों को पहले से ही आप नोट डाउन करके रखें। ये जो टैटू बनाया है ना, ये बहुत शानदार बॉडी बनाई। कुछ लोगों को शौक़ होता है, जुनून होता है कि मैं मेरी बॉडी पे टैटू बनवाऊँगा, और जिन्होंने बनवा रखा है तो वो भूल जाएं, यहाँ पे ना जाएं, यहाँ ना अप्लाई करें, क्योंकि ये टैटू वाले बच्चे एयरफोर्स में नहीं जा सकते। और इसका भी रीज़न है, मैं बता दूं, आप लोग तो धुआंधार बनते होंगे। ये क्या है कि आपकी बॉडी पे कोई भी मार्किंग होती है वो मेंशन हो जाती है। कल को आप इंडिया के लिए काम करने जा रहे हैं, कोई भी सीक्रेट एजेंसी में आपको भेजा जा सकता है, और उस सीक्रेट एजेंसी में अगर आपके ये सिंबल मेंशन होंगे तो आप लोगों को ईजिली डिटरमाइन कर लिया जा सकता है। सो इसलिए ये सिंबल्स आपकी बॉडी के ऊपर नहीं होने चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों, टैटू वाले बच्चे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आगे बात करते हैं, राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। क्या राइटिंग मटेरियल्स मतलब क्या आप ले जा सकते हैं एग्ज़ाम में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिएंगे। तो मैं बता देता हूँ, प्रिंट आउट कॉपी होनी चाहिए आपके पास, एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट कॉपी होनी चाहिए। HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर और ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन राइटिंग के लिए आप ले जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, एग्ज़ाम में जाने से पहले ये सारी चीज़ें आप लोग चेक कर लें। 7 अनअटेस्टेड फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए, आपकी लेटेस्ट फ़ोटो। अगर लेटेस्ट फ़ोटो आपके पास नहीं है बच्चों, तो आप अपनी फ़ोटोज़ बनवा लें, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं 7 फ़ोटोज़ चाहिएगी। आप लोग जा रहे हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो ध्यान रखें बच्चों, आप लोगों का कॉल लेटर आया है तो ये समझ लेना बस हमारा सिलेक्शन हो गया, हमें कुछ ना कुछ करके पहुंचना है। तो एयरफोर्स में आप लोग जा रहे हैं तो 7 फ़ोटोज़ आपकी ले जाना ना भूलें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपके पास होनी चाहिए, और एक नहीं, हर उसके डॉक्यूमेंट्स की, मैट्रिक की, 10+2 की, डोमिसाइल की, इन सब की 4 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। ध्यान रखना, दैट शुड बी मैंडेटरी। और आप लोग अपना डोमिसाइल नहीं है तो फिर से मैं कह रहा हूँ, बनवा लेना ओरिजिनल हर एक की डोमिसाइल की, और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी 4 कॉपीज़ आप अपने साथ लेके जाना। अगला देखो बच्चों, टेन्योर एंड ट्रेनिंग।
अब लोग आप कहाँ पहुँच गए हैं, आप लोगों का सिलेक्शन करवा दिया मैंने, तो यहाँ पे आप लोगों का टेन्योर क्या होगा, जॉब का टेन्योर क्या होगा और आपका ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होगा। तो मैं बता दूँ आप लोगों का मिनिमम जो है 20 साल की जॉब होगी आपकी, लेकिन इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 57 ईयर्स ऑफ एज, 57 साल की एज तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो टेन्योर आपका मिनिमम 20 साल और कंडीशनली इट कैन बी चेंज्ड, तो 57 ईयर्स तक की एज तक आपका ये इंक्रीज किया जा सकता है। और बता दूं ये जो ट्रेनिंग होता है आपका इनिशियल में सिलेक्शन के बाद आपका जो ट्रेनिंग होता है उसको ज्वाइंट बेसिक फेज ट्रेनिंग बोलते हैं, जेबीपीटी। जेबीपीटी होने के बाद आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है। अगर सक्सेसफुली आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है देन आप लोगों को एयरफोर्स में एयरमैन एक्स ग्रुप की पोस्ट पे आपको रिक्रूट कर दिया जाता है। और एक चीज़ बता दूं, जो ट्रेड आपको मिल गया आपकी चॉइस नहीं होगी उसमें चेंज करने की, जो ट्रेड मिल गया उसी ट्रेड पे आपको काम करना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी चेंज्ड, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। पे और अलाउंसेज, आपको क्या सैलरी मिलेगी, क्या क्या अलाउंसेज मिलेंगे बच्चों मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ट्रेनिंग ड्यूरेशन में आपको 14,600 स्टाइफंड मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम पीरियड में। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 33,100 रुपये आपकी सैलरी होगी बिना अलाउंसेस के। मैंने बताइए ये 33,100 रुपये। इसके अलावा प्लस में डी एयरलाइंस अलाउंस डीए जो मिलता है वो मिलेगा, और अदर अलाउंसेस जो मैं बता दूं आपको क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे आपको। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा आपको, कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा आपको, लिबरेशन अलाउंस मिलेगा आपको, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा आपको, एचआरए आपको मिलेगा। अगर इन सारे अलाउंसेस की मैं बात करूं तो आपकी सैलरी अबोव देन 40,000 जाएगी। सो ये आपकी सैलरी है, इट इज़ ए हैंडसम अमाउंट फॉर यू। सो आगे बात करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी आपको एयरफोर्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो स्टूडेंट्स एयरमैन शैल बी परमिटेड, आप लोगों को एयरमैन परमिट करता है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, क्यों ओनली आफ्टर एक्वायरिंग प्रिस्क्राइब्ड स्किल ग्रेड इन देयर ट्रेड। तो अपने स्किल्स को, अपनी आपकी एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए एयरफोर्स आपको फर्दर एजुकेशन के लिए भी अपॉर्चुनिटी देता है। जो स्टूडेंट्स आगे और पढ़ना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो उनको पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे। अब देखिए सीक्वेंस ऑफ द एग्जामिनेशन, हम लोग एक एक वाइज स्टेप वाइज चलेंगे कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले जो होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएफटी होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है जो कि 6 मिनट के अंदर, 6 मिनट और 30 सेकंड, 6.5 मिनट का आपको टाइम मिलता है और 1.6 किलोमीटर आपको कवर करना होता है। तो बच्चों इट इज़ नॉट ए बिग टास्क, आप लोग इजीली कर सकते हैं। और नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आ जाइए, हम लोग आपको अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे। तो यू विल गेट रेडी फॉर दिस। सो इसके अलावा 10 पुशअप्स करवाई जाती हैं, 10 सिटअप्स करवाई जाती हैं, 20 सेट स्क्वाट्स करवाए जाते हैं। सो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों को ये चीज़ करनी होती है। और मैं बता दूं इनको भी करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो बच्चों आपने अगर नहीं पता है तो ये चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके जाएं ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद पीएफटी क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। मैं बता दूं हर लेवल क्रॉस करने के बाद आप दूसरे लेवल में पहुंचेंगे, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। सो नॉकआउट राउंड नहीं है ये, यहाँ से किसी में भी अगर गलतियाँ हुई तो आप लोग बाहर हो जाएंगे। दूसरा लेवल आएगा रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट में बच्चों आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें फिजिक्स आएगी, मैथमेटिक्स आएगी और इंग्लिश आएगी। ड्यूअल लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होगा, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में ये एग्ज़ाम होगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी वरीड ना हो और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी वरीड ना हो, बट इंग्लिश का जो पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, मत समझना कि वो हिंदी में आएगा। सो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। आप लोगों को ओएमआर शीट मिलेगी सेपरेटली अपने आंसर्स को फिलअप करने के लिए,
4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर है उसके ऊपर आपको सर्कल करना होगा। तो ध्यान रखें बच्चों, आप लोगों का जो टाइम ड्यूरेशन एग्ज़ाम का है वो 60 मिनट का है। 60 मिनट आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए मिलेंगी, जिसके अंदर फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आएगी, और जो बेसिक 12th लेवल का जो सिलेबस है वो से इसका सिलेबस होगा। कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई ईच पेपर सेपरेटली। इसको येलो मैंने इसीलिए किया क्योंकि आप लोग ध्यान रखें कि हर पेपर आपको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ये मत सोचना कि मैं मैथ में अच्छा स्कोर कर लूँगा, फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर लूँगा, इंग्लिश छूट जाएगी। इंग्लिश में भी अगर सेपरेटली क्वालिफाई करना है तो बच्चों तीनों पेपर को पैरेलली लेके चलना, अपना टाइम ड्यूरेशन सेट करके फिर एग्ज़ाम को शुरू करना। मार्किंग पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट। पैटर्न, इस मार्किंग का पैटर्न क्या होगा रिटन टेस्ट का वो मैं आपको बता देता हूँ। हर क्वेश्चन का ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन सही करने का 1 नंबर मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है तो उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो गलत क्वेश्चन करने की कोशिश कम करें, जितना कम से कम हो सके गलत क्वेश्चन करें, क्योंकि गलत नहीं करें, गलतियों से बचें, यही आप लोगों को लिए सक्सेस लेके जाएगी, इसी से सक्सेस मिलती है हमको। अगला, ये रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है बच्चों। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वो होता है, एयरफोर्स इसलिए लेती है क्योंकि आप एयरफोर्स के लिए, इस कंट्री के लिए, आप उस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं कि नहीं है, इसीलिए आपका ये टेस्ट लिया जाता है। सो ऑल कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम पास किया है, पीएफटी पास किया है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास किया है, वो लोग एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 को देंगे। और वही ये एग्ज़ाम जो है मैंने बताया कि आपको एयरफोर्स कैंडिडेट सूटेबिलिटी के लिए चेक किया जाता है कि आप उस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं है। इसी तरीके से एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा। पहला क्वालिफाई करने के बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है। इसके अंदर मैं बता दूं बच्चों, दूसरे फेज़ में क्या क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन होगा आपका, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ये प्रोसेस होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में। सो आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहें, और किन्होंने अपनी पहले से तैयारी कर रखी है, जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा अपनी कमांड बना के जाएं, पढ़ के जाएं, और कुछ पॉइंट्स अपने पास होने चाहिए कि ताकि अपन कोई भी टॉपिक आए, करंट से रिलेटेड टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग करंट के मतलब हर टॉपिक पे 5-5, 10-10 पॉइंट्स हम लोग प्रिपेयर करके हमारी वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे। हमारे प्ले स्टोर का चैनल है, मोशंस अकेडमी का जो प्ले स्टोर ऐप है, उसके ऊपर हम लोग डाल देंगे। तो उन टॉपिक्स को आप एटलीस्ट एक बार रिवाइज करके जाएं, ताकि आपको उनसे हेल्प मिल जाए। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों का होता है बच्चों मेडिकल एग्जामिनेशन। अब आप फाइनल स्टेज के अंदर पहुंच गए हैं। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 को जो क्वालिफाई जो बच्चा करके पहुंचा है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन मैं बता दूं आप लोगों का कहाँ पे होगा, ये होगा एयरफोर्स हॉस्पिटल जैसलमेर में होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय एयरफोर्स मेडिकल टीम। एयरफोर्स की जो मेडिकल टीम होती है उन्हीं के द्वारा ये एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। सो जो भी एयरफोर्स में एलिजिबिलिटी मेडिकल की कंडीशंस होती हैं उन्हीं के बेसिस पे आपका ये होगा। मैं कुछ कंडीशंस इनकी बता देता हूँ क्या होती है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका ब्लड हेमोग्राम चेक होता है, जिसके अंदर HB, TLC और DLC ये तीनों चीज़ें ब्लड की टेस्ट होती हैं आपकी। दूसरा है यूरिन में RE और ME को टेस्ट किया जाता है, आपका लेवल कितना है RE और ME का। बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री जो है इसमें ब्लड शुगर आपके इसके अंदर देखो 4-5 पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री में आएंगे। सो क्या क्या आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर, फास्टिंग एंड PP ये टेस्ट होगा। सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है, और नहीं है तो किसी बच्चे अपना टेस्ट ये चीज़ें पहले करवा के देख लें ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। यूरिक एसिड और क्रिटेनिन ये टेस्ट भी अपने पहले करवा लें। LFT, सेरम बाइलोरुबिन, SGOT और SGPT ये सारे टेस्ट आपके मेडिकल में होने वाले हैं। मैंने बता दिया है, इनको मेंशन कर दिया है। आप लोगों ने टेस्ट नहीं करवाया है
तो अपने किसी भी आसपास की लैब में जाके ये टेस्ट करवा लें। एक्सरे होता है आपकी चेस्ट का, पीए व्यूज़ का, उसके अंदर आपकी चेस्ट का जो व्यू है वो चेक किया जाएगा। ईसीजी होती है हार्ट की। टेस्ट फॉर नारकोटिक ड्रग, ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ये टेस्ट किए जा सकते हैं अगर उनको कोई शक होता है तो, ठीक है। तो ये सारा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है बच्चों। सो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने ये टेस्ट करवा लें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। और मेरी उम्मीद है, मेरा आश्वासन है आपके साथ कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से दे पाएंगे। आई होप सो कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हो, और कुछ चीज़ें छूट गई हों तो मुझे माफ़ करना। अगर कोई छूटा होगा तो मैं पॉसिबल होगा कि नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।